everybody, welcome in today's class. So लास्ट के लेक्चर के अंदर हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी कि हम लोग जो प्लांट मिनरल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो प्लांट की जो मिनरल रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट प्लांट सॉइल से पूरा करता है। यानी कि हम कहें कि द अल्टीमेट सोर्स फॉर द कंजप्शन ऑफ मिनरल फॉर अ प्लांट बॉडी इज सॉइल। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी कि सॉइल से प्लांट अप्रोक्सीमेट 60 एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इन 60 एलिमेंट में से 17 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल है, नेसेसरी है। ठीक है, जिनको हम लोग एसेंशियल एलिमेंट भी कहते हैं। आगे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ इन एलिमेंट को दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट, कि कितने अमाउंट में प्लांट को उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस बिहाफ पर हमने उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के टाइम पे हम लोग अमाउंट चेक करते हैं, तो जो एलिमेंट आपके जिनका अमाउंट हमें कितना चाहिए, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, यानी कि 1000 मिलीग्राम पर केजी के अमाउंट से जिस एलिमेंट की हमें जरूरत है, उस एलिमेंट को हम लोग कह देते हैं मैक्रो एलिमेंट। राइट, इनको हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट या फिर मैक्रो एलिमेंट्स कहा है। वहीं दूसरी जो हमारी कैटेगरी है, इसमें जो हमारे एलिमेंट आते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये होता है कम, यानी कि थोड़ा। तो इनका अमाउंट हमें थोड़ा चाहिए होता है, तो ये अमाउंट होता है 100 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, सो हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर माइक्रो एलिमेंट हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 17 एलिमेंट हमारे पास 9 एलिमेंट ऐसे थे जिनको हमने मैक्रो एलिमेंट कहा, और 8 एलिमेंट हमारे पास ऐसे थे जिनको हमने माइक्रो एलिमेंट कहा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एक रिकैप कर रहे हैं ताकि इस लेक्चर का पार्ट आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में हमने बात करी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सॉरी फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, ये यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट और रह जाता है जिसे हम कहेंगे कैल्शियम। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट है, जिनकी हमने लास्ट अपने लेसन के अंदर ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस किया कि क्या इनके फंक्शन है, किस फॉर्म में ये प्लांट ऑब्जर्व कर किस फॉर्म में प्लांट इनको ऑब्जर्व करता है, और इनके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रो एलिमेंट की बात करने वाले हैं। सो माइक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में स्पेसिफिकली हमारे आते हैं जिंक, मैग्नीज, बोरोन, इसी के साथ कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल और आयरन। राइट गाइस, दीज आर 18 नंबर। मेनली माइक्रो एलिमेंट एक को फैक्टर की तरह काम करती है, यानी कि जितने भी माइक्रो एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे वो किसी ना किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर एक को फैक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो अगेन वैसे ही हम लोग यहाँ पे वन बाय वन माइक्रो एलिमेंट को लेंगे, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम और उनका फंक्शन देखेंगे, उनका फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि प्लांट उनको किन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, सो माइक्रो एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आयरन एलिमेंट की। ठीक है, आयरन जो कि एक टाइप का माइक्रो एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है, Fe से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये पहले जानना होगा कि प्लांट के अंदर ये किस एब्जॉर्बल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आयरन हमारा जनरली प्लांट के अंदर या तो फेरस या फिर फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये हमारा एक इमोबाइल एलिमेंट है। अब देखिए, किसी भी एलिमेंट की जो मोबिलिटी है वो हमें उसके डेफिशिएंसी सिम्टम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि क्या वो मोबाइल है या इमोबाइल है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, क्योंकि इसके फंक्शंस को समझने के बाद ही हमें अच्छे से ये समझ में आएगा कि क्या पर्टिकुलर डेफिशिएंसी आपको डेफिशिएंसी सिम्टम आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, अब देखिए, आयरन की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, है ना।
ये पोर फायरिंग रिंग्स आपने जनरली जब आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो उस टाइम पे आपने पढ़ी होगी। पोर फायरिंग रिंग के बारे में आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि उसके सेंटर में एक हमारे पास मेटल आयन प्रेजेंट होता है, एक आयन प्रेजेंट होता है, चाहे वो आपका आयरन हो चाहे वो मैग्नीशियम हो, इट डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की पोरफायरिन रिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके सेंटर में कौन सी मेटल आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारी पोरफायरिन ऐसी है प्लांट की बॉडी के अंदर जिनके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इन पोरफायरिन रिंग के अंदर हमें एज आयरन जो है वो एज ए सेंटर मेटल देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयरन एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी कैसे काम करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पोरफायरिन प्रोटीन। राइट, पोरफायरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और ये कॉम्प्लेक्सेस का मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे बताते हुए चलूंगी। हम लोग वन बाय वन करके सारे यहाँ पे फंक्शन को अच्छे से समझेंगे ताकि हमें डेफिशिएंसी सिम्टम भी अच्छे से समझ में आ सके, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास पोरफायरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम के साथ साथ एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज के अंदर भी हमें आयरन देखने को मिलता है। कैटालेज एंजाइम है, उनकी फंक्शनैलिटी के लिए भी आयरन चाहिए होता है ना। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और है जिसे हम कहते हैं फेराडॉक्सिन, जिसके तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें हमें आयरन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये फेराडॉक्सिन क्या है, अगर हम रिकॉल करें, इट इज अ मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको ये फेराडॉक्सिन देखने को मिलेगा जब आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ोगे, है ना। ठीक है जी, ओके। अब एक और रोल हम याद करते हैं आयरन का। तो इसका आयरन का जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर भी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल हुआ। फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट तो आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि फेराडॉक्सिन जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है ना, और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम कह सकते हैं आयरन का फोटोसिंथेसिस में साथ ही साथ रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ओके। नाउ हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो आयरन की वजह से एक्टिवेट होते हैं। मोस्टली जो हमारी कैटालेस एंजाइम है उनकी एक्टिविटी में आयरन एक कोफैक्टर की तरह काम करता है ना। और ये जितने भी हमारे रिडक्टिव एंजाइम है उन सभी के लिए आयरन एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये आयरन हम लोग आयरन की फंक्शनैलिटी में एंजाइमेटिक रिएक्शंस यहाँ पे लिख ही चुके हैं कि किन किन एंजाइम के एक्शन के लिए आयरन एक कोफैक्टर की तरह काम करने वाला है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा मेनली हमारे माइक्रो एलिमेंट एक कोफैक्टर की तरह ही काम करते हैं, मोस्टली वो सभी रिएक्शन के प्रॉपर कंडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि इट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। राइट, जब सेल के अंदर क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा तो उसमें भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होने वाली है वहां पे आपका आयरन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी के बिहाफ पर हम इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम देख लेते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं, नॉट सिंड्रोम एक्चुअली। ओके, तो अब आप यहाँ से देखिए, अब आपको फंक्शन पता चल गया है, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या डेफिशिएंसी सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हमारा आयरन इन्वॉल्व है, लेकिन क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी है। तो क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहला सिम्टम क्लोरोसिस आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। अब इस क्लोरोसिस के साथ साथ प्लांट में ये क्लोरोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए इमोबाइल एलिमेंट है। इमोबाइल है मतलब जहां पे इसका सिंथेसिस हो रहा है, जहां पे डिपॉजिट होगा वहीं पर ये डिपॉजिट रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता। तो क्लोरोसिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यंग लीव्स में देखने को मिलेगा। जो भी डेफिशिएंसी होती है इमोबाइल एलिमेंट की वो हमें यंग लीव्स के अंदर देखने को मिलेगी, यंग बॉडी पार्ट में देखने को मिलेगी।
ठीक है। क्लोरोसिस इसका फर्स्ट सिम्टम हो गया, और इसमें क्लोरोसिस भी कैसा, इंटरवेनियल क्लोरोसिस हमें इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम है। नाउ इसका नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्लोरोफिल का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्लोरोफिल का, ना ही फोटोसिंथेसिस कंडक्शन हो पाएगा, ना ही रेस्पिरेशन, और बहुत सारे हमारे जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी भी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कहें प्लांट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें आपका एक हम लोग कह सकते हैं हमारे पास ग्रीन नेटिंग ऑफ सिट्रस। सिट्रस प्लांट के अंदर हमें ये एक डिजीज देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन नेटिंग ऑफ सिट्रस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। तो हमारे 8 माइक्रो एलिमेंट में से आयरन को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोरोन की, राइट। ओके, नेक्स्ट इज बोरोन। नाउ सबसे पहले बोरोन, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये इमोबाइल है या मोबाइल एलिमेंट है, वो चीज हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है। तो यस, इट इज अ इमोबाइल एलिमेंट। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमारे जो एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट है ना, उसमें मोस्टली एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो मोबाइल एलिमेंट है। माइक्रो की कैटेगरी के अंदर मोस्टली हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इमोबाइल है। ठीक है, बस एक्सेप्शन है, इनमें एक दो एलिमेंट हमारे ऐसे होंगे जो कि मोबाइल होंगे, राइट। तो बोरोन हमारा इमोबाइल है, यानी कि जो भी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी कहाँ मिलेगी, यंग पार्ट में मिलेगी, है ना। ओके जी, अब हम लोग इसके फंक्शन देख लेते हैं कि क्या इसके फंक्शन होंगे। अच्छा, इसके एब्जॉर्बल फॉर्म भी यहां से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि ये हमारा मेनली इस फॉर्म में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए बोरोन जो है, जैसे हमने कहा कि मोस्टली माइक्रो एलिमेंट को फैक्टर की तरह काम करते हैं, है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहांस करते हैं, इनिशिएट करते हैं, राइट। उसके अलावा बोरोन हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए। मेरिस्ट एक्टिविटी का मतलब समझते हो आप कि आपको पता है कि हमारे प्लांट के अंदर दो मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं, एक होता है उनकी रूट पे, रूट टिप पे, और एक होता है हमारे शूट टिप पे, जहां पे मतलब हाईली एक्टिवेटिंग सेल्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती है ना। उन कॉन्टिन्यूसली एक्टिव सेल की एक्टिविटी को मेंटेन कौन करता है, दिस बोरोन एलिमेंट। तो इसका एक फंक्शन क्या होता है, इट इज एसेंशियल फॉर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी and it increases the uptake of water। ठीक है जी, क्या मैंने कहा, बोरोन हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल की एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है और ये वाटर की अपटेक करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, वाटर के साथ साथ हम लोग एक और नाम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम और वाटर की अपटेक करने में प्लांट को हेल्प करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको यहां से बताऊंगी कि बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। बोरोन ना आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। क्लियर है जी, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन कराएगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करेगा, साथ ही साथ रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन कराएगा। रूट नोड्यूल का मतलब, जैसे हमने कहा था मैक्रो एलिमेंट के अंदर सल्फर ऐसा है जो नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, उसी एक्टिविटी को मेंटेन करने में बोरोन भी हेल्पफुल है। बोरोन भी रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ ये सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, हार्मोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं, इट ऑल्सो रेगुलेट, ये इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शनैलिटी है, इट ऑल्सो रेगुलेट सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के साथ साथ हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस
ठीक है। और हार्मोन हार्मोन रेगुलेशन या हम कह सकते हैं हार्मोन मेटाबॉलिज्म को भी बोरोन मेंटेन करके रखता है। ठीक है जी। ओके। नाउ हमने पहले कहा कि जो हमारा बोरोन है ये कैल्शियम और वाटर की अपटेक करने में भी प्लांट को हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मेन इसका काम होता है कि ये फ्रूट साइज को भी यहाँ पे उस फ्रूट साइज का रेगुलेशन करता है। यानी कि बोरोन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट का जो फ्रूट है वो प्रॉपर ग्रोथ को अटेन नहीं कर पाएगा, उसका प्रॉपर साइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब इसकी डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स आपको अच्छे से समझ में आएगी कि प्लांट में अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हुई तो हमें क्या क्या यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो डेफिशिएंसी देखिए, हमने कहा रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन करा रहा है ना। अगर ये रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन करा रहा है और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ना तो हमारा प्रॉपरली रूट ग्रो कर पाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रहा था। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं है तो क्या आपकी रूट की सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मरने लग जाएंगी? कि वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर पा रही, वो डिवाइड नहीं कर पा रही, तो ना तो हमारा रूट ग्रो कर पाएगा और ना ही हमारा शूट ग्रो कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बोरोन की एक्टिविटी से डेथ ऑफ रूट के साथ साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमारे स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेम की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा। और मेनली कौन सा रीजन? स्टेम का एपिक वाला रीजन, यानी कि एपिक्स रीजन। फर्स्ट सिम्टम क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब आगे हमने क्या कहा कि ये फ्रूट साइज को मेंटेन करता है, ये फ्लावर साइज को भी मेंटेन करता है। तो बोरोन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा ना तो फ्रूट का साइज प्रॉपर बन पाएगा और फ्रूट से पहले तो फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, फ्लावर का ही रिडक्शन होने लगेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं रिडक्शन इन फ्लावर नंबर एंड फ्रूट साइज। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, पहला कि हमारा एलिमेंट मोबाइल है या इमोबाइल है। ठीक है। दूसरा उसके आपको फंक्शन याद रखने। ठीक है। डेफिशिएंसी आप ऑब्वियस सी बात, अगर आपको फंक्शन याद होगे तो डेफिशिएंसी आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक टाइप के डिजीज हैं जो बोरोन की डेफिशिएंसी से होते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अगर वहां से आपका माइक्रो एलिमेंट से क्वेश्चन आ रहा है ना तो डेफिनेटली उसमें आपके ये डिजीज आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहला और फेमस हमारा जो डिजीज है दैट इज हर्ट रोट ऑफ बीट्स। इंपॉर्टेंट है, हम इसको दूसरे कलर से यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। हर्ट रोट ऑफ बीट्स, बेसिकली ये बीट्स के अंदर ये डिजीज हमें देखने को मिलता है और ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होगा। अच्छा, एक और है हमारा स्टेम क्रैक ऑफ सेलेरी। ओके। हाँ, एक और हमारा डिजीज है जिसे हम कहते हैं ब्राउन हार्ट ऑफ टर्निप। ठीक है जी। ये कुछ फेमस डिजीज है जो आपको बोरोन की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है थर्ड माइक्रो एलिमेंट, जिसे हम कहेंगे मैग्नीज। मैग्नीज रिप्रेजेंटेड बाय Mn, और इसका जो एब्जॉर्बल फॉर्म होता है प्लांट के अंदर दैट इज Mn2 पॉजिटिव। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। उससे पहले, क्या ये एलिमेंट हमारा मोबाइल है? तो ये हमारा इमोबाइल एलिमेंट है। क्लियर जी? ओके। नाउ फंक्शन। फंक्शन की बात देखिए, मैग्नीज जो होता है ना ये बहुत सारे एंजाइम्स को तो एक्टिवेट करता ही करता है, लेकिन उन एंजाइम्स में हमारा स्पेसिफिक एंजाइम है एक मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एक हमारा स्पेसिफिक एंजाइम है, इसके एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ ऑक्सैलो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज।
क्लियर है जी। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ना स्पेसिफिक एंजाइम देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैलिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी होगा, या ऑक्सैलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए आपका कौन सा यहाँ पे एंजाइम काम करेगा। ठीक है, नॉट एंजाइम एक्चुअली, मतलब एज अ को फैक्टर आपका एलिमेंट काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और नाम ऐड कर लीजिए जिसे हम कहेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है जी, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस। सो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मैग्नीज की यहाँ पे बात कर रहे थे। इमोबाइल एलिमेंट है हमारा और हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात कर रहे थे, राइट? ओके, तो दो चीजें हमने करी कि हमारे कुछ स्पेसिफिक एंजाइम है जिनकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीज चाहिए होता है और ये एक इमोबाइल एलिमेंट है। ठीक है, तो अब क्या है ये देखिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर हमें मैग्नीज की जरूरत होती है, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आप सबसे पहले देखते हो प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ना, उसमें सबसे पहला स्टेप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे नहीं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली हमारी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, राइट? उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होते हैं उस रिएक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन हमें किससे मिलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मिलता है, जिसमें से हमारा ऑक्सीजन लिबरेट होता है। ऑक्सीजन हमारा उसी रिएक्शन से निकलता है। तो उस रिएक्शन के कंडक्शन के लिए भी हमें मैग्नीज चाहिए होता है, Mn2 पॉजिटिव चाहिए होता है, और साथ ही साथ ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। सो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इट लीड्स टू लीफ फ्लैकिंग, यानी कि हमारी लीफ के ऊपर हमें ग्रे स्पॉट कलर के, मतलब ग्रेइश कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लीफ के अंदर हमें लीफ फ्लैकिंग देखने को मिलेगी। लीफ फ्लैकिंग का सिंपली मतलब है कि हमें ग्रे कलर के वहां पे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, ग्रे कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे आपको। ओके, और इसमें क्लोरोसिस अगेन हमें देखने को मिलेगा, वो भी किस पार्ट में? यंग पार्ट के अंदर। ठीक है, डेफिशिएंसी अगर आपकी होती है मैग्नीज की प्लांट की बॉडी के अंदर, तो इसमें हमें ग्रे स्पॉट देखने को मिलेंगे। ग्रे स्पैक ऑफ वॉट नाम का एक हमारा डिजीज है, वो इससे कॉज हो जाएगा। ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ पी हमें देखने को मिलेगा, ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ पी। क्लियर? अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज जिंक। ठीक है, अगेन इट इज अ माइक्रो एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय Zn, और इसका जो एब्जॉर्बर फॉर्म है दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव। और ये मोबिलिटी की जब बात आती है तो हम इसको कुछ जगह आपको यहाँ पे इमोबाइल देखने को मिलेगा, कुछ जगह लिखा होगा कि जिंक हमारा मोबाइल एलिमेंट है, बट इट डिपेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमें कह सकते हैं हम लोग जनरली हम इसको एज अ इमोबाइल एलिमेंट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब इसके फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि कौन से फंक्शन है जो हमारा जिंक परफॉर्म करता है इन केस ऑफ प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, उन बेसिक अमाइनो एसिड से ही हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ना। लेकिन इस अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारे आपको कोफैक्टर चाहिए होते हैं। जैसे कि एक हमारा अमाइनो एसिड है जिसे हम कहेंगे ट्रिप्टोफैन। इस ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन में जिंक एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो अगर ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस नहीं होगा तो बहुत सारे प्रोटीन का डिसफंक्शनैलिटी हो जाएगा। नॉट ओनली प्रोटीन, इवन हमारा जो ट्रिप्टोफैन है ना, उसके बहुत ही सारे फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ट्रिप्टोफैन की प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए हमें जिंक चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमारा इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सिन हार्मोन का फॉर्म है, उसकी फॉर्मेशन में भी हमें जिंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें जिंक चाहिए होता है। ठीक है,
उसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हम लोग डिहाइड्रोजिनेज को कंसिडर करते हैं। डिहाइड्रोजिनेज के साथ साथ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व टू प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम्स, ठीक है। साइटोक्रोम की प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए भी जिंक की जरूरत पड़ती है। अब इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो जिंक की डेफिशिएंसी से सबसे पहले हमारा जो इंटरनोड होते हैं ना, उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए, ये हमारे ऑक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। आपको पता है कि ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ऑक्सिन हार्मोन नहीं बन पा रहा है, ट्रिप्टोफैन नहीं बन पा रहा है, तो क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेगा? रिडक्शन इन इंटरनोड लेंथ। क्लियर? इंटरनोड की लेंथ शॉर्टन होने लगेगी। और आपको पता है ना, ऑक्सिन की डेफिशिएंसी से हमें एक स्पेसिफिक टाइप का चीज देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं रोस्टे टाइप ग्रोथ। इसमें क्या होता है, प्लांट का जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाता है। ग्रोथ क्या रुक जाता है कि उसमें शॉर्टन शॉर्टन प्लांट आपके बनने लगते हैं, है ना। आपको बहुत सारी लीफ की बंचिंग सी दिखने को मिलेगी। तो रोस्टी टाइप ग्रोथ ये मेनली हमारे ऑक्सिन की डेफिशिएंसी से होता है। और ऑक्सिन नहीं बन पा रहा है क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो आपको जब ये डेफिशिएंसी पढ़नी है, आपने रिलेट करके पढ़ना है। अब डिजीज की बात कर लेते हैं। तो एक फेमस डिजीज है जिसे हम कहते हैं विप टिप ऑफ मेज। ये विप टिप ऑफ मेज, ये डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से कॉज हो रहा है? जिंक की डेफिशिएंसी से कॉज हो रहा है। एक और फेमस डिजीज है जिसे हम कहते हैं थायराइड डिजीज ऑफ राइस। नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा यहां से है फोर्थ एलिमेंट, जो कि है हमारा कॉपर। एक्चुअली दिस वन इज फिफ्थ एलिमेंट। यस, उससे पहले हम लोग ऑलरेडी एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं। सो दिस इज आवर फिफ्थ एलिमेंट, दैट वन इज कॉपर, represented by Cu. its symbol is Cu and इसका जो absorbable form होता है that is Cu2 positive. It is a immobile element, means it cannot move from one plant part to the other plant part, और ये एक ही प्लेस पर डिपॉजिट होता है। जो भी इसका डेफिशिएंसी होगा हमें किस जगह देखने को मिलेगा? हमारे मेनली यंग प्लांट पार्ट के अंदर इसको डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगी। फंक्शनैलिटी की बात करें तो कॉपर का फंक्शन होता है मेनली, ये हमारे प्लास्टोसाइनिन जो कि आपने आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे देखा होगा। प्लास्टोसाइनिन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होता है। और इस प्लास्टोसाइनिन के लिए एक मेजर कंपोनेंट की तरह काम करता है कॉपर। साथ ही साथ ऑक्सीडेज एंजाइम की फंक्शनैलिटी के अंदर भी हमारा कॉपर एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी हमारा इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नॉट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हमारा इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस का भी मेजर पार्ट है। यानी कि अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं हमारा फोटोसिंथेसिस भी अफेक्टेड होगा। सो इट एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर नंबर ऑफ एंजाइम्स। और साथ ही साथ हमारे विटामिन सी की फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो अब हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं। तो अगर आपके प्लांट में कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि ये सारी चीजें हमारे डिसफंक्शनल हो जाएंगी। और इसमें हम कहेंगे कि अगर आपका कॉपर डेफिशिएंट है तो हमारे एंजाइम काम नहीं कर पा रहे, एंजाइम काम नहीं कर पा रहा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम नहीं कर पा रहा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर काम नहीं कर पा रहा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होता है ना। तो हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्टर्ब हो जाएगा अगर प्लांट बॉडी के अंदर
किसकी कमी होती है? कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो वी कैन से इट लीड्स टू क्लोरोसिस एंड विल्टिंग ऑफ लीफ मार्जिन। यहाँ पे जो सिम्टम हमें देखने को मिलेगा उसमें सबसे पहला सिम्टम ये है कि हमें लीफ के अंदर विल्टिंग देखने को मिलेगी, और वो भी कहाँ पे? उसके मार्जिन वाले एरिया के ऊपर हमें विल्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी वजह से विटामिन सी नहीं बन पाएगा, और विटामिन सी नहीं बन पाएगा तो सिट्रस प्लांट के अंदर एक डिजीज होता है, जिस डिजीज को हम कहते हैं डाईबैक डिजीज। ठीक है, क्योंकि सिट्रस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा हमारा विटामिन सी होता है ना, तो सिट्रस प्लांट में एक डिजीज होगा जिसे हम कहेंगे डाईबैक डिसीज। वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा? कॉपर की डेफिशिएंसी से होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे सीरियल्स और लेग्यूम्स होते हैं उनके अंदर एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं रिक्लेमेशन डिजीज। इट इज अगेन कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर आयन, और कॉपर की वजह से डेफिशिएंसी से होगा किसके अंदर? होगा हमारा ये लेग्यूम प्लांट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज सिक्स्थ एलिमेंट, और ये एलिमेंट है हमारा क्लोरीन एलिमेंट। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो Cl से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ मोबाइल एलिमेंट, मोबिलिटी शो करता है, और ये आपका अब्जॉर्बल फॉर्म है, जिसकी मतलब प्लांट इसको इस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ इसकी फंक्शनैलिटी अगर हम बात करें तो फंक्शनैलिटी देखिए, जो क्लोरीन है वो मेनली तो हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाली रिएक्शंस जो हमने पहले ही पढ़ी ना, फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमारी जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने वाला है उसमें हमारा मैग्नीज तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारा क्लोरीन भी इन्वॉल्व होगा। तो हम कह सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमारा क्लोरीन इन्वॉल्व होगा। राइट, सबसे पहली चीज। फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी, सोडियम पोटेशियम पंप पड़े होंगे, है ना, जिसमें सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्चुअली करते क्या है? वो उस मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। एनायनिक कैटायनिक एक्सचेंज आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर भी क्लोरीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम के साथ साथ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कराता है, एनायन और कैटायनिक बैलेंस मेंटेन रखता है सेल के अंदर। तो हम कह सकते हैं इट मेंटेन दिस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ ये मेंटेन करता है कॉन्सेंट्रेशन एंड एनाइनिक कैटाइनिक बैलेंस। कहां पे? इनसाइड द सेल। क्लियर। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो सबसे पहली चीज तो सेल की ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हो गई, सेल के अंदर आयनिक बैलेंस नहीं बन पा रहा है ना, तो इसके अंदर भी हमें जब क्लोरीन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी विल्टेड लीव्स हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लोरोसिस भी देखने को मिलेगा, और आपकी लीफ विल्टेड होने के साथ साथ एक अलग ही डिफरेंट कलरेशन शो करेगी। किसकी डेफिशिएंसी पे? क्लोरीन की डेफिशिएंसी पे। और वो कलरेशन कैसा है कि लीफ के अंदर आपको ब्रोंज कलर देखने को मिलेगा। ये ब्रोंज कलर कब देखने को मिलेगा? जब क्लोरीन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, रूट हमारी स्टंटेड हो जाएंगी अगर क्लोरीन का डेफिशिएंसी हुआ। देखो मेनली काम क्या होता है, आपकी रूट है, आपकी रूट सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और उस वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर सेल का जो ऑस्मोलैरिटी है, जो आयनिक बैलेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अगर वो क्लोरीन की वजह से डिस्टर्ब हुआ, ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी रूट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर एब्जॉर्प्शन में आयनिक बैलेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट, सो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, यानी कि रूट हमारी स्टंटेड हो सकती है, थिकन भी हो सकती है, क्लब शेप भी हो सकती है, यानी कि रूट की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी। उसमें आपको क्लब शेप रूट देखने को मिलेगी, उसमें आपको थिकन रूट देखने को मिलेगी, कुछ कुछ प्लांट के अंदर स्टंटेड रूट देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं रूट्स आर अफेक्टेड, रूट्स आर अफेक्टेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस क्लोरीन आयन। पहली चीज हो गई। ठीक है, तो यहां से इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद हम कहेंगे अगर क्लोरीन का डेफिशिएंसी होगा तो हमें स्वोलन रूट टिप्स देखने को मिलेंगी।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाटर एब्जॉर्प्शन को भी तो वो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन को भी तो डिस्टर्ब कर रहा है ना। साथ ही साथ हमें फ्लावर एब्सीजन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ सिम्टम थे जो कि क्लोरीन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। सेवंथ वन इज निकल। निकल जिसका सिंबल है Ni, इसका एब्जॉर्बल फॉर्म है Ni2 पॉजिटिव। अब इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला और मेजर फंक्शन है निकल का कि मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया। प्लांट की बॉडी के अंदर यूरिया का मेटाबॉलिज्म कंडक्ट कराता है। साथ ही जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो प्लांट का अर्ली जर्मिनेशन होता है उसमें निकल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट? अब इसके डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो निकल की डेफिशिएंसी में मेनली हमें क्या देखने को मिलेगा? लीफ की टिप में आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके। अब हम लोग हमारे लास्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज सबसे लास्ट हमारा माइक्रो एलिमेंट है जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज मोलिबेडनम। MO से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एब्जॉर्बल फॉर्म है MO4 नेगेटिव। ठीक है, ये इसका एब्जॉर्बल फॉर्म है। इमोबाइल हमारा ये एलिमेंट है, मोबिलिटी शो नहीं कर सकता, इमोबाइल है। राइट? तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। तो देखिए, सबसे मेजर मोलिबेडनम का जो फंक्शन है दैट इज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते, डायरेक्टली फिक्स नहीं कर पाते। वो स्पेसिफिक टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे, नोड्यूल्स फॉर्मेशन शो करेंगे ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। राइट? सो मोलिबेडनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके एक्टिवेशन में मोलिबेडनम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, या अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो नाइट्रेट रिडक्टेज जो हमारे एंजाइम है उनकी एक्टिविटी में मोलिबेडनम इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये एंजाइम काम नहीं करेंगे तो क्या प्लांट नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोलिबेडनम का इन्वॉल्व होता है। ये एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। अब हमने कहा कि एक्टिवेटर की तरह काम करता है, कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिवेशन के लिए मोलिबेडनम चाहिए होता है एज ए कोफैक्टर की तरह। तो एक एंजाइम तो हमारा यहाँ से हो गया कि नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया। दूसरे एंजाइम अगर हम कहें तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम में सेल के अंदर जो अलग तरीके से काम करे वो डीहाइड्रोजिनेज, और हमारे कुछ फॉस्फेटेज एंजाइम भी ऐसे हैं जिनकी एक्टिवेशन के लिए हमें मोलिबेडनम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में और बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन की एक्टिवेशन के लिए मोलिबेडनम की जरूरत पड़ती है। अब इसकी डेफिशिएंसी देखिए। डेफिशिएंसी में सबसे पहले अगर हमने कहा था एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्मेशन करना है ना, एस्कॉर्बिक एसिड अगर प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा तो लीफ का एब्सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मोलिबेडनम की डेफिशिएंसी से लीफ में, फ्लावर में हमें एब्सीजन देखने को मिलेगा। सो एब्सीजन ऑफ फ्लावर। क्लियर? ओके। अच्छा, एक डिजीज है विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। राइट? ये हमें मोलिबेडनम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारे माइक्रो एलिमेंट की कैटेगरी थी जिसमें हर एक माइक्रो एलिमेंट की हमने बात करी कि किस माइक्रो एलिमेंट से क्या डेफिशिएंसी कॉज होगी, किस तरीके से वो इन्वॉल्व होगा। आई होप गाइस ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन। कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी और एक बेटर वे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।